हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक पे जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डील किया था चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में भी डील कर लिया था। रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा डील किया था। आज हम लोग बात करेंगे किस किस फैक्टर्स पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। इससे पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस समझते क्या है। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल व्हिच ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस या करंट। तो वैसा कोई भी किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी जो क्या कर रहा हो कि करंट के फ्लो को अपोज कर रहा हो। अगर किसी भी मटेरियल कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में अगर करंट फ्लो हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, तो उसको जो अपोजिशन मिल रहा है, ठीक है, जिसको जो ब्रेकर्स मिल रहा है, जो उसको रोक रहा है, ठीक है, तो वो जो ऑपोजिशन उसको मिल रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं उस मटेरियल के द्वारा, तो उसको क्या कह रहे हैं हम लोग रेजिस्टेंस कह रहे हैं। इसका ऐसा यूनिट हमारा एक ग्रीक वर्ड है, ओम से डिनोट करते हैं इसको। ओम हम लोग पढ़ रहे OHM, तो ओम हमारा इसका SI यूनिट है। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब सबसे पहला क्या हुआ कि मटेरियल जो हम लोग ले रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो क्या है हमारा। जैसे कि अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरह का ऑपोजिशन होगा, तो जिस तरीके का हमारा मटेरियल का नेचर होगा उसका रेजिस्टेंस उस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे एक रॉड है हमारा आयरन का, सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन का है, और दूसरा हमारा रॉड अगर मान लें एल्युमिनियम का है, तो क्या देखेंगे हम लोग कि जितना आयरन का रेजिस्टेंस होगा उतना एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस नहीं होगा, दोनों में कुछ डिफरेंसेस आएगा। तो सबसे पहला आ गया हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हम लोग ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है। दूसरा हमारा डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो मटेरियल हम लोग ले रहे हैं उसके लेंथ पर डिपेंड करेगा, उसका लेंथ कितना है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ाते जाएंगे क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज करते चला जाएगा, ठीक है। क्या हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जितना लंबा हमारा मटेरियल कंडक्टर होगा उसमें उतना ज्यादा उसको ऑपोजिशंस मिलेगा हर एक जगह पर, और जितना ज्यादा ऑपोजिशंस मिलेगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड हो रहा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे हम कंडक्टर का वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। थर्ड फैक्टर हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, अगर ये ट्यूब है तो ये जो एरिया हमको दिख रहा है इस ट्यूब का, ये जो फ्रंट पार्ट होगा इस ट्यूब का, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से समझते हैं, मान ले रहे हैं कि एक पाइप है हमारे पास जिसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। दो पाइप्स है, एक जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इतना है और एक दूसरा पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इतना है। तो क्या लग रहा है किसके थ्रू ज्यादा इजीली वाटर फ्लो कर सकेगा, इसके थ्रू इजीली वाटर फ्लो कर सकेगा। ठीक उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होगा कि किसी भी कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स उतना ही इजीली फ्लो कर सकेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, और जितना जो इजीली फ्लो कर सकेगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाते चले जाएंगे किसी भी कंडक्टर का तो क्या होगा उसमें उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो घटते चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उतना ही इजीली उससे फ्लो कर सकेगा। तो यहां से हमको क्या एक रिलेशन मिल रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये था हमारा। और एक चौथा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो है टेम्परेचर।
कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है इस पर भी हमारा रेजिस्टेंस जो होगा किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर से क्या हम लोग समझ रहे कि क्या होता है यहाँ पर, तो किसी भी कंडक्टर में हमको पता है कि उसमें जो एटम्स होता है वो वाइब्रेट करते रहता है। अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो उसके अंदर जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा उसको ब्रेकर्स मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा हमारा, तो यहाँ पे क्या देखिए कि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमको क्या मिलेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक हम लोग कांस्टेंट देंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम लोग रो कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वेयर आर जो हमारा वो क्या हो गया रेजिस्टेंस, रो क्या हो गया हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एल क्या हो गया हमारा लेंथ और ए क्या हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये सिंबल है इसको हम लोग रो कहते हैं, रो RHO, और इसको यहाँ पर हम लोग एक और नाम से जानते हैं रेजिस्टिविटी, एक और नाम से हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर एक और हमको टर्म मिला रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब हम लोग इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, ये सारा था हमारा, अब इसको हम लोग रखे रहते हैं और इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। तो क्या करते हैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मान लेते हैं 1 मीटर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर मान लेते हैं 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। तो क्या देखेंगे हम, देखते नीचे में क्या होगा, अगर r है रो, l की जगह 1 मीटर और a की जगह 1 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे रो इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रो, ठीक है। यहाँ मीटर स्क्वायर इधर चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू रो हो जाएगा, मतलब जब हम लोग यहाँ पे 1 ले रहे हैं दोनों का वैल्यू, लेंथ भी 1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 ले रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि r जो है वो हमारा रो के बराबर होगा। मतलब जब किसी कंडक्टर का लेंथ अगर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर ले और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग उसका रेजिस्टिविटी कहेंगे। मतलब अगर हम मान लेते कि एक कंडक्टर लिए जिसका लेंथ अगर 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर उसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा हम लोग इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहेंगे उसको। देन द रेजिस्टेंस is known as resistivity of that material। ये था हमारा रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग रो से डिनोट कर रहे हैं और इसके SI यूनिट क्या होता है, तो देख लेंगे एक बार SI यूनिट क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A को इधर भेजते हैं इनटू में, L यहाँ इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में R ओम हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर मीटर, तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी
इज ओम मीटर। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टिविटी का SI यूनिट है। तो रेजिस्टिविटी क्या हुआ हमारा कि जब किसी भी मटेरियल का अगर हम लोग लेंथ 1 मीटर ले लें और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा, हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और साथ ही साथ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर में जैसे चेंजेस होगा उसका रेजिस्टिविटी में भी चेंजेस आएगा। इसका SI यूनिट ओम मीटर है। हम लोग यहाँ तक रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर लिए। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी तक। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ से रिलेटेड और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स देख ले रहे हैं हम लोग। हाँ, रेजिस्टिविटी का जनरली ऑर्डर क्या होता है? एक जो गुड कंडक्टर होता है हमारा उसका रेजिस्टिविटी बहुत ही कम 10⁻⁸ के लगभग होता है। ठीक है, 10⁻⁸ के लगभग हो रहा है हमारा रेजिस्टिविटी से लेकर के -6 तक। और एक इंसुलेटर जो होता है हमारा उसका रेजिस्टिविटी 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक हो सकता है। ये हमारा एक इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी का रेंज है। ये हमारा कंडक्टर, एक अच्छे कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इस रेंज में होगा। उसके बीच में हमारा सेमीकंडक्टर से ये सब का रेजिस्टिविटी। तो यहाँ तक था हमारा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ a metal wire, resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius if the diameter of the wire is 0.3 mm. What will be the resistivity? What will be the resistivity of the metal at that temperature? रेजिस्टिविटी क्या होगा? इस खास टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी वायर का लेंथ 1 मीटर है, उसका डायमीटर 0.3 मिलीमीटर है, तो और अगर उसका रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ 26 ओम है तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? तो सॉल्व करने से पहले क्या क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 26 ओम दिया हुआ है। साथ ही साथ में हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है 1 मीटर, हमारे पास दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि एक वायर है हमारा, इसका लेंथ जो हमारा दिया हुआ है वो 1 मीटर है और इसका डायमीटर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायमीटर हमारा दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? सबको SI यूनिट में कन्वर्ट, सब सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ डायमीटर है, इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लोग को फॉर्मूला याद होगा कि R = ρl/a होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। ये जो क्रॉस सेक्शन है वो किस फॉर्म में है? एक सर्कल के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे? इस डायमीटर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर सारा वैल्यूज पुट कर लेंगे। R = ρl a, मतलब क्या हो जाएगा हमारा πr²। R की जगह पे 26 पुट कर देंगे हम लोग। लेंथ रो जिस तरीके का उसी वहीं पे रह जाएगा। L की जगह पे 1 पुट कर लेंगे हम लोग और यहाँ पे सॉल्व करते समय πr²। R की जगह पे हम क्या करेंगे? ये जो मिलीमीटर है इसको हम लोग क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमको, 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसको ऊपर लेके जाते हैं, एक और पॉइंट नीचे चलेगा 0, तो इसको ऐसे 3 × 10⁻⁻⁴ और ये हमारा था डायमीटर। यहाँ पे हमको करना क्या है, रेडियस चाहिए, तो क्या करेंगे हम 3/2 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को इधर लेके चले आएंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा 26 = रो, यहाँ 1 है तो सीधा लिख सकते हैं रो बाय पाई इंटू 3/2 मतलब 9/4 इंटू 10⁻⁻⁸, ठीक। इसको इधर भेज दे रहे हैं हम 26 पाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू 9/4 इंटू 10⁻⁻8 = रो, ठीक है। ये हमारा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा आप लोग कमेंट में इसको करके बताइएगा सॉल्व करने के बाद में। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। हम लोग देखें किस किस फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके बाद अगले वीडियो पे हम लोग बात करने जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जो होता है, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हमारा आपस में जुड़ा हुआ रहा तो किस किस तरीके से जुड़ा रह सकता है और उसका टोटल रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके।